5 प्रेग्नेंट रानियों के जादुई बच्चे। ये कहानी है मगध साम्राज्य के राजा नरेश की। राजा प्रजा के जनहित में अनेकों कार्य करते थे। एक बार की बात है, सेनापति, मैं खास अवसर से महाराज भूपति के राज्य भ्रमण को जा रहा हूं। प्रजा का ध्यान रखना। राजा अपने रथ पर सवार होकर राजा भूपति के राज्य में पहुंचते हैं, जहां राजा भूपति कहते हैं, राजा भूपति की पुत्रियों के वर चयन समारोह में आप सभी राजाओं का स्वागत है। एक के बाद एक राजा अपना परिचय देते हैं, मगर पांचों रानियों की नजर राजा नरेश के कौमारी रूप पर आ टिकती है। रानी चंद्रलेखा कहती है, पिताजी, हम 5 रानियों के हृदय को जिसने जीता है वो राजा नरेश हैं। एक स्त्री अपने पति में अपने पिता की छवि को खोजती है, जो हमें राजा नरेश के भीतर दिखाई देती है। तेजोमय मुख प्रतापी राजा की सी चाल, पिताजी, हम 5 रानियां इन्हें अपना वर चुनती हैं। राज्य के प्रत्येक शोर में खबर फैला दो, कल शुक्ल पक्ष की तिथि को मेरी 5 पुत्रियों का विवाह राजा नरेश से होगा। अगले दिन राजा नरेश 5 रानियों से विवाह रचाकर उनके संग अपने देश लौट आते हैं, जहां तमाम प्रजा उनका स्वागत सत्कार करते हैं। समय का पड़ाव गुजरता जा रहा था। एक सांझ 5 रानियां रनिवास में बैठी आपस में बतिया रही थीं। हम रानियों के ब्याह के 5 बरस गुजर गए, मगर हम 5 में से किसी के भी पांव अब तक भारी नहीं हुए। राजा को बालक की कितनी चाहत है, ये हम सभी जानते हैं। कुछ समय और ऐसे ही बीत जाता है। राजा कोने कोने के वैद्य को बुलहट भेजकर रानियों की जांच पड़ताल कराते हैं, जिसमें काफी धन जाया होता है। राजा की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। एक बार उनके देश में एक घुमक्कड़ बाबा दस्तक देते हैं। कहाँ है महल के राजा? बाबा की बोली सुनकर राजा नरेश तख्त से उठकर उन्हें नतमस्तक करते हैं। इस राजा से क्या सेवा की चाहत है बाबा? इस भूखे को भोजन कराओ। 5 रानियां बाबा के आदर सम्मान में 56 भोग बनाकर उन्हें परोसती हैं, जिसे खाकर बाबा कहते हैं, अधिपति राजा का तख्त बना रहे। उसी पर राजा नरेश की आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं। राजा बाबा के आगे अपनी व्यथा का गान करते हैं। घुमक्कड़ बाबा अपना झोला टटोलकर राजा को एक फल देते हुए कहते हैं, इस फल के 5 भाग करके इन्हें अपनी 5 रानियों को खिलाना। ईश्वर इनकी कोख को 5 जादुई शिशुओं की माता बनने का सुख देंगे। तकरीबन 1 सप्ताह के बाद 5 रानियां बाबा के कहे अनुसार जादुई तौर पर गर्भवती हो जाती हैं। वो 5 हर्षित होकर राजा के पास आती हैं। हमारी 5 रानियां एक साथ, कोई विशेष समाचार? राजा को रानियों का सादर प्रणाम। हम 5 ने गर्भ धारण कर लिया है। 9 माह के पड़ाव के बाद आपकी संतान हमारी कोख से गोद में होंगे। आज मेरा हृदय बेहद आनंदित है। कुछ समय गुजरने के साथ 5 रानियां गर्भावस्था के 6वें महीने में कदम रखती हैं। एक सवेरे राज्य के लोग राजा के पास आते हैं। क्या बात है, आप सभी के माथे पर ये सुर्खियां कैसी? प्रजा की इस दुर्दशा का कारण आपकी 5 रानियां हैं, जिनके बांझपन के दवा दारू में आपने राजकोष का सारा धन झोंक दिया। हमारी सहायता कीजिए, वरना हम राजद्रोह करेंगे। ये सुनकर 5 रानियां कहती हैं, क्या तुम सभी रानियां राजा के मन को भांप सकती हो? मुझे तो राजा सोब में दिखाई पड़ रहे हैं। काश हम रानियां राजा की सहायता कर सकते। 5 रानियां एकाएक बड़े तेज के साथ भर जाती हैं। रानी चंद्रलेखा और संयोगिता के गर्भ से पैसे और हीरे बरसने लगते हैं, जिसे देख पूरी प्रजा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये कैसी माया थी? लगता है रानियों के भीतर पलने वाले जादुई बच्चों ने अपना आकार ले लिया है, इसलिए उनका जादू शुरू हो गया है। आगे बढ़िए राजा, और इन रत्न पैसे को प्रजा के बीच बांटकर अपना कर्तव्य पूर्ण कीजिए। प्रेग्नेंट जादुई रानियों के गर्भ में पल रहे जादुई बच्चे से मिले धन को राजा प्रजा में बांट देते हैं। उनके जाने के बाद राजा अपनी पत्नियों की कोख को चूम कर कहता है, शुक्रिया मेरे जादुई बच्चों, आज तुमने अपने पिता की लाज को बचाया है। जब ये जादुई बच्चे हमारे गर्भ में रहकर इतना कर रहे हैं, तो संसार से भेंट होने के बाद इनका जादू क्या ही असर दिखाएगा। गुजरते समय के साथ 5 रानियां गर्भावस्था के अंतिम महीने के पड़ाव में थी। 5 को एक संग प्रसव पीड़ा उठती है। दाई के द्वारा 5 रानियां जादुई बच्चों को जन्म देती हैं। राजा अपने पुत्रों को निहारते हुए कहते हैं, आखिरकार हमारे तेजस्वी पुत्र इस जहां में विराज हो गए। 2 महीने बाद, अपराजिता, साधारणतः बच्चे
6 माह होने के बाद धरती पर धरते हैं, फिर हमारे बच्चे 2 माह में चल और दौड़ कैसे पा रहे हैं? चंद्रलेखा, क्या तुम्हें स्मरण नहीं, हम 5 रानियों के बच्चे जादुई हैं? एक बार की बात है, एक कोढ़ी उनके महल में आकर कहता है, अरे मदद करो। 5 रानियां अपने बच्चों को गोदी में धरे हुए कहती हैं, अरे इसके शरीर पर तो कोढ़ के चकत्ते हैं, हमें इस कोढ़ी से दूरी साधना होगा। वहीं ठहर जाओ, इस कोढ़ी को भीतर किसने आने दिया? उसी पर रानी अपराजिता का जादुई बच्चा मानो गोदी से कूद पड़ता है और उस कोढ़ के रोगी को जैसे ही छूता है उसका रोग एकदम गायब हो जाता है। ये देख कोढ़ी दंग रह जाता है। अरे चमत्कार, अरे ये तो चमत्कार है, जरूर ये शिशु जादुई है जिसकी छुअन से मेरा कोढ़ चंगा हो गया और मेरा शरीर नवजात बच्चे के जैसा नर्म और कोमल हो गया। इसका अर्थ है कि मेरे तीसरे पुत्र के भीतर रोगियों को चंगा करने का जादू विद्यमान है। चंगा होकर व्यक्ति उस जादुई बच्चे का माथा चूमकर वहां से नाचता झूमता चल देता है। राजा अपने जादुई बच्चे के जादू से रोग के चपेटे में घिरे प्रजा के रोगों को खत्म कर देता है। अरे धन्य है राजा जिनके पास 5 जादुई पुत्रों का योग है। जो रोग बड़े बड़े वैद्य भी ना मिटा सके वो आपके इस जादुई प्रतापी पुत्र ने मिटा दिया। महाराज आपकी जय हो। चारों ओर राजा के 5 जादुई बच्चों का बखान छाया हुआ था। राजा और प्रजा दोनों ही खुशी से जीवन यापन किया करते थे। एक रोज जब राजा अपनी चौथी रानी रजवी और पुत्र के संग कहीं जा रहे थे, एक औरत उनका रास्ता रोककर कहती है, प्रतापी राजा को इस बांझन का सादर प्रणाम। सुना है आपकी 5 रानियों को 5 जादुई पुत्रों का सुख प्राप्त हुआ है। ये बांझन बड़े आस से आपकी बट जो रही थी। मगर मेरा जो जादुई पुत्र रोगियों का रोग हरता है वो ये नहीं। मुन्ना, क्या तुम अपने जादू से कुछ कर सकते हो? जादुई बच्चा ओझल होकर बांझन के पास जाता है। उसी पल उसकी हथेली से एक तेज प्रकाश बांझ स्त्री के गर्भ में समा जाता है और जादुई बच्चे के कंकाल से ध्वनि फूट पड़ती है, मैंने अपने जादू से तुम्हारे कोख की गांठें खोल दी हैं। आने वाले 9 महीने के बाद तुम्हें मां बनने का सुख प्राप्त होगा। राजा अपनी रानी और जादुई बच्चे के संग महल लौट आते हैं, मगर कुछ ही दिनों बाद राज्य पर अकाल छा जाता है। क्या बात है, आप सब इस पल यहाँ? महाराज, पिछले कुछ समय से राज्य की धरती अनाज नहीं उपजा रही। भंडार कोष से राज्य की सहायता कीजिए। भंडार कोष का अनाज पहले ही आप सभी में बांटा जा चुका है। राज्य की धरती बंजर पड़ी है महाराज, और भंडार कोष भी छूछा पड़ा है। ऐसे तो राज्य में त्राही त्राही मच जाएगी महाराज। राजा नरेश अपने जादुई बच्चों से मदद की गुहार लगाते हैं। 4 जादुई बच्चे अपना करिश्मा दिखाते हैं। महाराज, पेट की आग धन से नहीं अन्न से बुझती है। लगता है अब आपके जादुई बच्चे भी प्रजा की मदद करने में असमर्थ हैं। सभी कुमलाया चेहरे का रुझान करते हैं। तभी 5वें जादुई बच्चे के भीतर से खाने की भरमार लग जाती है। पिताजी, इस भोजन से आगे बढ़कर भूखी प्रजा को तृप्त कीजिए। शुक्रिया मेरे जादुई पुत्र, तुम 5 इस राज्य की बहुमूल्य धरोहर हो जो अपने जादुई शक्ति से भीषण समस्या का निपटारा एक ही पल क्षण में कर देते हो। अंत में राजा और प्रजा के बीच खुशियों भरा तालमेल देख 5 जादुई बच्चे चहकते हुए हवा के बीच पाती बांधे बैठकर मायावी होने का बड़ा पैमान दर्शाते हैं। अंग्रेजन बीवी का गवार पति। धीमागढ़ गांव एक बहुत ही सुंदर गांव था। कहने को तो बहुत सुंदर था, लेकिन उस गांव के सभी लोग गवार थे। उस गांव में किसी को भी किसी चीज की ज्यादा समझ नहीं थी। उसी गांव में रोहन अपने माता रानी और पिता मोहन के साथ रहता था। रोहन गांव के मुताबिक काफी समझदार और दिल का बहुत ही साफ इंसान था, लेकिन गांव में उससे कोई भी बात करना पसंद नहीं करता था क्योंकि वो शक्ल से काला था। और ऐसे ही एक दिन जब रोहन काम की तलाश में एक अच्छी सी कंपनी में जाता है, तब वहाँ उसे कुछ लोग देख आपस में बात करते हुए बोलते हैं, अरे ये तो कोई मामूली कोयला नहीं बल्कि कोयला की खदान है। बेचारा रोहन उसकी बातें सुनकर अंदर से बिल्कुल टूट जाता है और बिना इंटरव्यू दिए वहां से चला जाता है और अपने घर में जाकर रोने लगता है। उसको रोता हुआ देख रोहन की माँ रानी उससे बोलती है, अरे बिटवा, का हो गया? आखिर तुम रो काहे रहे हो? रोहन रानी को सारी बात बता देता है और रोहन की ये बात सुनकर रानी को थोड़ा दुख होता है और उदास हो जाती है।
अपनी माँ को उदास देख रोहन बोलता है, अरे माँ, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो बिना मतलब के उदास हो गई। रानी अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है और इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। रोहन से कोई भी बात करना पसंद नहीं करता था क्योंकि उसका रंग काला था। और ऐसे ही एक दिन रोहन के गांव में कुछ अंग्रेज लोग उसे गांव में घूमने के लिए आते हैं, लेकिन उस गांव में कोई भी टूरिस्ट गाइडर नहीं था। ये सब देख जैकलिन अपने दोस्तों से बोलती है, यहाँ पर तो कोई भी टूरिस्ट गाइड नहीं है, हम इस गांव में कैसे घूमेंगे? यस जैकलिन, here's no tourist guider। वहां पे अंग्रेजों को देख रोहन उनके पास आता है और उनसे पूछता है, Hey guys, you have come here to visit। I will take you around। हम लोगों को हिंदी में आता है, अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आता तो तुम हमसे हिंदी में बात कर सकता है। ओके। थोड़ी देर बाद रोहन अंग्रेजों को अपना गांव घुमाने लगता है। 4 से 5 दिन बीत जाते हैं और रोहन अंग्रेजों के साथ पूरा समय बिताने लगा। उन्हें अपने गांव के साथ साथ और भी जगह घुमाने लगा। रोहन और जैकलिन की काफी अच्छी दोस्ती हो गई। रोहन अब जैकलिन को पसंद करने लगा था और जैकलिन जब भी हंसती या उससे बातें करती तो रोहन बस उसकी तरफ देखता रहता और मुस्कुराता रहता। एक दिन वो सोचता है, जैकलिन इतनी अच्छी है, क्यों ना मैं जैकलिन को प्रपोज कर दूं? लेकिन वो तो फॉरेन से है। रोहन ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी जैकलिन रोहन के पास आती है और उससे बोलती है, हे रोहन, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ जैकलिन, बताओ क्या बात बतानी है? वो रोहन, मैं अपने अमेरिका वापस जा रही हूँ और मुझे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। आई होप वील मीट सून अगेन। एंड तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद करी है, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये बात सुनकर के जैकलिन अब अपने देश जा रही है, रोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जैकलिन से कुछ भी नहीं बोल पाता। और जैकलिन उसके हाथों में कुछ पैसे पकड़ाकर कहती है, रोहन, ये कुछ डॉलर्स रख लो, तुम्हारे काम आएंगे और तुम अपना एक टूरिस्ट स्पॉट खोलो जिससे कि लोग बाहर से आकर तुम्हारे टूरिस्ट स्पॉट पर रुक सके। इससे तुम्हारा बिजनेस काफी अच्छा चल जाएगा। रोहन बोलने ही जा रहा था अपने दिल की बात, इतने में जैकलिन उसको एक बार गले लगाती है और वहां से चली जाती है। रोहन बेचारा उसके जाने के बाद बहुत ही रोने लगता है। और ऐसे ही अब 6 महीने बीत जाते हैं और रोहन ने जैकलिन की बात मानकर एक टूरिस्ट स्पॉट खोल लिया। वहां पर अब आए दिन फॉरेनर्स आया करते और रोहन के टूरिस्ट स्पॉट पर रुक जाते। रोहन फॉरेनर्स को अच्छे से गाइड करता और इस तरह रोहन की अच्छे से कमाई होने लगी। लेकिन रोहन आज भी जैकलिन को याद करता था। वहीं दूसरी तरफ जैकलिन भी रोहन की यादों में रहने लगी। जैकलिन रोहन के बिना रह नहीं पा रही थी और ऐसे ही एक दिन रोहन के फोन पर एक कॉल आता है। हेलो, कौन? हेलो रोहन, मैं जैकलिन बोल रही हूँ। जैकलिन की आवाज सुनकर रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं था और एक बार फिर जैकलिन उससे बोलती है, हमारा इंडिया आने का प्लान है और तुम्हें गुड न्यूज देना चाहती हूँ कि इस बार मेरे साथ मेरे दोस्त नहीं बल्कि मेरे डैडी आएंगे। हाँ हाँ जैकलिन, तुम जब भी आओगे मैं हमेशा तुम्हारे ही साथ रहूंगा, क्योंकि तुमने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। तुम मेरी लाइफ में सबसे अच्छी दोस्त बनी हो और मेरी लकी चार्म भी हो। दोनों ने आपस में बातें करके फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया और इस तरह रोहन अब खुश रहने लगा। ये देख उसके पिता मोहन रानी से बोलते हैं, अरे भगवान, देखो तो हमारा बेटा कितना खुश है। इसे कहीं कोई लड़की तो पसंद नहीं आ गई? क्योंकि जब लड़का इस तरह खुश रहने लगे और उसके फोन पर ज्यादा कॉल आए तो उसकी लाइफ में जरूर कोई ना कोई लड़की होती है। इतना बोलकर मोहन और रानी हंसते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं और अगली सुबह जैकलिन अपनी डैडी के साथ इंडिया के एयरपोर्ट पर आ जाती है। जैकलिन रोहन को फोन करके एयरपोर्ट पर बुलाती है। रोहन, वी रीच द एयरपोर्ट, जल्दी से यहाँ आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। जैकलिन और जैकलिन के डैडी एयरपोर्ट पर रोहन का इंतजार करने लगे कि तभी वहां एक वैन आती है और जैकलिन से उस वैन में बैठा हुआ ड्राइवर बोलता है, आप जैकलिन हो?
आपके लिए रोहन ने वैन भेजी है, आप इस वैन में बैठ जाइए, मैं आपको रोहन सर के टूरिस्ट स्पॉट पर ले जाऊंगा। ये सुनकर जैकलिन उस वैन में बैठ जाती है। ड्राइवर जैकलिन को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोहन एयरपोर्ट पर पहुंचकर जैकलिन का इंतजार कर रहा होता है। एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए काफी देर हो चुकी थी, लेकिन उसको जैकलिन कहीं भी दिखाई नहीं दी। ये देख रोहन को थोड़ा शक होता है कि तभी उसे वहां एक कड़ा गिरा हुआ दिखाई देता है। वो कड़ा देख करके रोहन खुद से बोलता है, ये कड़ा तो जैकलिन का है, ये कड़ा जैकलिन को मैंने गिफ्ट किया था। इसका मतलब ये है कि जैकलिन यहाँ पर आई थी, लेकिन वो जा कहाँ सकती है। रोहन थोड़ा परेशान हो जाता है और वो अपने फोन से जैकलिन का फोन ट्रैक करने लगता है। फोन ट्रैक करते हुए वो एक खंडहर के पास पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि खंडहर के पास जैकलिन के डैडी को कुछ गुंडों ने पकड़ रखा है और वो गुंडे जैकलिन को छेड़ रहे हैं। वो तुरंत पुलिस को फोन करता है और जैकलिन को गुंडों से छुड़वा देता है। थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और उन गुंडों को पकड़ लेती है। ये सब देख जैकलिन के डैडी बहुत ही खुश हो जाते हैं, जिसके बाद जैकलिन अपने पिता से बोलती है, पापा, मैं इन्हें पसंद करती हूँ और इनसे शादी करना चाहती हूँ, और ये बात मैं रोहन से भी बोलना चाहती थी, इसीलिए मैं आपको इंडिया लेकर आई थी। जिसके बाद जैकलिन के पिता रोहन के घर जाते हैं और उसके माता पिता से बात करके उन दोनों की शादी करवा देते हैं। शादी होने के बाद रोहन काफी खुश रहने लगता है, जिसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं और इस तरह रोहन और उसका पूरा परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान काला हो या गोरा, उसको बस अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, फल अपने आप उसे मिल ही जाता है। प्रेग्नेंट औरत का भूतिया बच्चा। आज अमावस की काली रात है, जाओ और जाकर कुंवारी लड़कियों को लेकर आओ, ताकि शैतान को उसकी बलि चढ़ाकर हम इस पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सकें। जो हुक्म मेरे आका। खूंखार गुफा के अंदर चारों तरफ कंकालों की खोपड़ी, हड्डियां और बोटियां बिखरी पड़ी थी और बरगद का एक पेड़ जिस पर अनेकों लड़कियों की लाशें टंगी हुई थी। तांत्रिक का हुक्म मानकर चुड़ैल गांव का रुख करती है और कहती है, गांव वालों, आ रही हूँ मैं तुम्हारी मौत बनकर। चुड़ैल की हड़कंप से आसमान का नीला रंग खूनी लाल हो जाता है और रात में आसमान में शोर मचा रहे परिंदे जमीन पर गिरकर मरने लगते हैं और चुड़ैल के गांव में कदम रखते ही खूंटे से बंधे सभी जानवर जोर जोर से पागुर करते हुए गुहार लगाने लगते हैं कि चुड़ैल कहती है, अरे ये बेजुबान जानवर कितना शोर मचा रहे हैं, इन्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या? चुड़ैल सभी की खिड़कियों से अंदर झांकने लगती है और जैसे ही गौरी रश्मि बाहर आती हैं, चुड़ैल कहती है, क्या बात है, शिकार खुद चलकर सामने से मेरे पास आ रहा है। अच्छा है। चुड़ैल को देखकर उन दोनों की हवाइयां गुल हो जाती हैं और दोनों डरकर कहती हैं, अरे गौरी, ये तो चुड़ैल है, अब क्या करें? भाग रश्मि भाग, वरना ये चुड़ैल हमें खा जाएगी। जैसे ही वो भागने के लिए फुर्ती करती हैं, तभी चुड़ैल उन्हें आगे से घेर कर कहती है, मुझसे बचकर भागना नामुमकिन है। चुड़ैल उनकी गर्दन पकड़कर उन्हें तांत्रिक के आगे फेंक कर कहती है, ये रहा आपका शिकार। शाबाश मेरी भूतनी। ये कैसी शैतानी जगह है? कहाँ है हम आखिर? ये हम जैसे बुरी शक्तियों की दुनिया है, जिसे भूत लोग कहते हैं। हाँ। तांत्रिक उन दोनों की गर्दन काटकर काली विद्या मंत्र उच्चारण करके बलि यज्ञ करते हुए कहता है, अलकाहिम मलखाहिम चंडिका मुंडिका भूत प्रेत आवाहन कुरूप स्वाहा। शैतानी हवन कुंड से एक काला साया निकलकर तांत्रिक के अंदर घुस जाता है और तांत्रिक लड़कियों का खून चूसकर खून से लथपथ खोपड़ी शैतान के देवता को चढ़ाते हुए कहता है, शैतान का साम्राज्य अमर रहे। हे काली दुनिया के देवता, मुझे इतनी शक्ति दे, मैं इस संसार को अपनी मुट्ठी में कर सकूं। लो मेरी गुलाम भूतनी, शैतान के चढ़ावे के इस प्रसाद को खाकर अपनी भूख मिटा लो। अभी तुम्हें मेरे लिए और मेहनत करनी है। भूखी चुड़ैल उन सारी खोपड़ियों को खा जाती है और लगातार उस तांत्रिक के लिए गांव से लड़कियों का शिकार किया करती। देखते ही देखते एक बार फिर से काली अमावस की रात आती है और तांत्रिक कहता है, मुझे अजर अमर होने के लिए अंतिम 2 और कौमारी लड़कियों की बलि देनी होगी। जाओ मेरी गुलाम भूतनी, मेरे लिए शिकार लेकर आओ।
जो हुक्म मेरे आका। उस रात आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। तेज आंधी तूफान के साथ चुड़ैल जैसे ही गांव की धरती पर कदम रखती है, धरती भूकंप की तरह थरथराने लगती है कि कमला कहती है, अरे ओ करमजली, कहाँ मर रही है? देख बाहर तूफान उठा है। क्या हुआ दादी माँ? जब देखो आप हमारी माँ को बुरा भला कहती रहती है। लड़कियों की आवाज चुड़ैल के तेज कानों में पड़ने के साथ चुड़ैल कहती है, लगता है अब भी इस गांव में कुंवारी कन्याएं हैं। चुड़ैल उनके घर में घुस आती है और कहती है, तो मेरे कानों ने सही सुना था। तुम कुंवारी लड़कियां मेरी चील वाली नजरों से बचती आ रही थी। खैर कोई बात नहीं, आज तुम दोनों का राम नाम सत्य। बचाओ माँ, माँ। माँ, घर में चुड़ैल घुस आई है, जल्दी आओ। आवाज सुनकर उनकी माँ जीविका दौड़कर असोरे में आकर कहती है, ए भगवान, ये तो चुड़ैल, इसका मतलब कि यही गांव की लड़कियों की लुटेरन है। लाख चाहने पर भी चुड़ैल के कदम उनको मारने के लिए आगे नहीं बढ़ पाते और वो भावुक होकर कहती है, ये मेरे दिल में कैसी बेचैनी लग रही है। मैं इन्हें मारने आई हूँ, फिर भी मेरे हाथ क्यों कपकपा रहे हैं। इस चुड़ैल का चेहरा तो मेरी बेटी की सूरत से झांक रहा है। कहीं ये भूतनी सालों पहले कोई मेरी बच्ची तो नहीं। जीविका जैसे ही चुड़ैल के हाथों पर देखती है, उसे गहरा तिल नजर आता है जो उसके और उसके दोनों बेटियों के हाथों पर भी जन्म से बना होता है। तभी राकेश आकर कहता है, ये नहीं हो सकता। राकेश, मैं जान चुकी हूँ कि ये सालों पहले कोई मेरी ही बच्ची है। इससे पहले कि अपनी बहन के खून की प्यासी बन जाए, कहो। बताता हूँ। जीविका और राकेश की शादी को 10 साल बीत चुके थे। दुर्भाग्यवश उसकी 3 बेटियां थीं और ये जीविका का चौथा गर्भ था, जिसे देख उसकी सास कहती है, ये करमजली कलमुही हमारे किस काम की, जो इस घर को चलने वाला एक वंश नहीं दे सकती। माँ जी, बेटा और बेटी पैदा करना मेरे हाथ में नहीं बल्कि भगवान के हाथ में है। ये अपशगुनी हर साल हमारे घर पर बेटियों का बोझ बढ़ाई जा रही है। अगर चौथी बार भी बेटी हुई तो गांव समाज में हमारे नाम की थू थू हो जाएगी। पहले ही हमारी रत्ती भर की इज्जत नहीं है। दोनों माँ बेटे कमरे में बैठकर कहते हैं, बेटा, इस कुलक्षणी के बस की नहीं। हाँ, हमारे घर को बेटा देना। इसे पहले की चौथी बेटी पैदा करे, हम इसका चौथाई कर देते हैं। आधी रात जब जीविका रसोई घर में सो रही होती है तो दोनों माँ बेटे उसके चारों ओर केरोसिन डालकर कहते हैं, अब जैसे ही आग की लपटें किचन में फैलेंगी तभी इसका राम नाम स्वाहा। दोनों गर्भवती जीविका से पीछा छुड़ाने के लिए रसोई घर में आग लगाकर भाग निकलते हैं, पर खुशकिस्मती से जीविका बच निकलती है और वो कहते हैं, हर बार किस्मत बलवान नहीं होती, इसे मैं रास्ते से हटा कर रहूंगा। चिंता मत कर मेरे लाल, आज मैं सीढ़ियों पर तेल डालकर इसे और इसके दोनों बच्चों का काम तमाम कर दूंगी। क्रूर कमला तड़के सुबह उठकर पूरी सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है, पर गलती से वो खुद ही उस पर गिर पड़ती है और कहती है, हाय रे मेरी कमर, अरे ओ डायन जल्दी आ। माँ जी, आप गिरी कैसे और ये सीढ़ियों पर तेल कैसे गिरा है? ये पक्का तेरी करामात है। तूने मुझसे किसी बात का बदला लेने के लिए जाल बिछाया था। कुछ समय बाद गांव में एक तपस्वी तांत्रिक आता है जो अपनी अंतर साधना से सब कुछ देख सकता था। आडंबर में फंसकर राकेश तांत्रिक के पास आकर कहता है, तांत्रिक बाबा, अपनी अंतरात्मा से देखकर बताइए, मेरी बीवी के गर्भ में इस बार लड़की है या लड़का? बच्चा, इस बार भी तेरी बीवी एक बच्ची को जन्म देगी और वो एक भूतिया बच्ची होगी। जब उसका जन्म हो तो उसे मुझे सौंप देना, वरना वो भूतिया बच्ची तेरा घर खा जाएगी। फिर जिस पल राकेश की चौथी बेटी जन्म लेती है, वो बिना किसी को बताए उसको तांत्रिक के हवाले कराता है। इस मूर्ख मानव को नहीं पता कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोला था ताकि मैं अपना काम साध सकूं। ये ताबीज बांधते ही ये बच्ची इंसान के अंश से दावंश यानी कि भूतिया बच्ची में बदल जाएगी और मैं इसे कठपुतली बनाकर रखूंगा। मतलब आपने और माँ जी ने मुझसे झूठ बोला था कि मेरी बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी। सालों में अपनी बच्ची के लिए तड़प रही थी। माँ, मुझसे दूर रहो, मैं एक भूतिया बच्ची हूँ। तो सिर्फ मेरी बच्ची है और मैं कुछ नहीं जानती। ये तावीज कैसा है? माँ, इस तावीज को बचपन से ही उस तांत्रिक ने मेरे हाथों में बांध रखा है। वो इसे कभी भी मुझसे दूर नहीं होने देता। इसे इसी वक्त जलाना होगा।
जीविका जैसे ही उस शैतानी ताबीज को जलाती है, चुड़ैल बनी उसकी बच्ची के अंदर से अनेकों काले साए का झुंड निकलकर फूट पड़ता है और दूसरी तरफ वो तांत्रिक और उसका शैतानी साम्राज्य जलकर राख हो जाता है और वो साधारण बच्ची में बदल जाती है और जीविका को सालों के लंबे इंतजार के बाद उसकी खोई बेटी मिल जाती है। आलसी सास। नितेश अपने पिता महेश के साथ मिलकर घर के कामकाज निपटा रहा था, तो वहीं लाजवंती बेफिक्र होकर कमरे में जोर शोर से खर्राटे मार रही थी, जिसे देख महेश भौहें ऊंची करते हुए बोलता है, अरे इसे कहते हैं बुलंद किस्मत। घर के पुरुष चाकरी में लगे हैं और ये आलसी लुगाई देर सवेर आराम फरमा रही हैं। धौलपुर गांव में रहने वाली लाजवंती देवी अव्वल दर्जे की आलसी औरत थी, जिसका थुलथुला शरीर उसके आलस को साफ शब्दों में बयान कर रहा था। अरे आलस की दुकान, उठ जाओ, चाय लाया हूँ। खाने का जिक्र सुनकर लाजवंती फटाक से उठकर बोलती है, लाओ जल्दी से, भूख के मारे पेट में कबड्डी मची है। अरे दातुन तो कर लो, अब क्या 2 कदम चलने में भी आलस घेर रहा है तुम्हें। आलसी लाजवंती बिस्तर से नीचे उतरने से बचने की खातिर बहानेबाजी करते हुए कहती है, अरे विशाल कद का हाथी तो कभी दातून करता नहीं, मैं एक दिन नहीं करूंगी तो क्या आफत आ जाएगी। माँ, आपके ये सारे पैतरे पुराने हो गए हैं। अब मैं क्या करूं बेटा, जब भी फुर्ती दिखाने की कोशिश करती हूँ ये मुआ आलस मुझे घेर लेता है। अरे आखिर हम मर्द जात बाहर का कामकाज छोड़कर कब तक घर संभालेंगे। छोड़ क्यों नहीं देती ये बेमतलब का आलस। अरे नितेश के बापू, जो कि अब हमारा नितेश ब्याह के लायक हो गया है तो हम इसका लगन करा देते हैं। ब्याह की बड़ी जिम्मेदारी भी कंधे से उतर जाएगी और घर संभालने वाली भी आ जाएगी। अगले रोज से महेश अपने बेटे के लिए लड़की तलाशता है, जो समीरा नाम की एक रूपवती होनहार लड़की पर खत्म होती है। रीति रिवाज से दोनों का गठबंधन होने के बाद समीरा ससुराल चली आती है, जहां लाजवंती को सोफे पर धब्ब से बैठते देख गांव की औरतें डींग मारते हुए कहती हैं, ई लियो बहनों, फिर खुल गवा लाजो रानी की आलस का पिटारा। सभी पड़ोसन मिलकर जोरदार ठहाके लगाती हैं। अरे आलसी औरत, पसरना बाद में, आगे जाकर बहू की आरती उतारकर गृह प्रवेश तो कराओ। क्या करूं, आलस के मारे सोफे से सरकने का मन ही नहीं कर रहा। अरे मेरे अर्धनारीश्वर, बहू का स्वागत मैं करूं या तुम, बात तो एक बराबर ही है ना। प्राणनाथ, तुम ही कर निपटा डालो। हाँ, कर भी क्या सकता हूँ। बहू, दाहिने पैर से कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। रात ढलने के बाद अगले सवेरे समीरा तड़के उठकर कहती है, बाप रे, चारों ओर मकड़ियों ने कितनी मजबूती से जाला बना हुआ है। वो झाड़ू उठाकर साड़ी का पल्ला कमर के छोर में बांधकर घर को चकाचक करके नहा धोकर पहले रसोई तय करती है, जहां खाने की मेज पर बैठा महेश बोलता है, अरे भाग्यवान, देख रही हो बहू के आ जाने से घर कितना जगमगा रहा है। मैं भी किस आलसी लुगाई के आगे बखान कर रहा हूँ, जिसे खुद से एक तिनका हिलाने में भी आफत आती है। क्या तुमने मुझे आलसी कहा? मुझे हल्के में न लेना। आज भी मैं चाहूँ तो चुटकियों में घर का कामकाज नचा कर रख दूं। अरे माँ, पिताजी की जुबान फिसल गई थी। माँ जी, ये लीजिए खीर। समय गुजरता है, आलसी लाजवंती दिन भर अपनी नई नवेली बहू के आगे सैकड़ों फरमाइश पेश करती, जिसे परेशान होकर रसोई घर में बुदबुदाते हुए समीरा कहती है, जाने कैसी आलसी सास पल्ले पड़ी है, दिन भर टांग फैलाए ऑर्डर देती है। बहू से बावर्ची बनकर रह गई हूँ। एक शाम समीरा बर्तन मांजकर बैठी ही थी कि मक्कार लाजवंती उसके आगे हरे चनों का गुच्छा पटकते हुए कहती है, हाय राम, आग बरस रही है। माँ जी, ये क्या? अरे बहू, इन बंद कलियों में चने भरे हैं, एकदम ताजे। इन्हें निकालकर सब्जी बनाना है। गई भैंस पानी में। इतने सारे गुच्छे के चने निकालकर मेरा जुलूस निकल जाएगा। अच्छा बहू, खाने पर मिलते हैं। मैं जरा सुस्ताने जा रही हूँ, थका महसूस कर रही हूँ। वैसे क्यों ना आज की खातिर हम सास बहू मिलकर ये करते? अरे कैसी बात कर रही है बहू? मैं तेरे रहते घर का काम करूं, ये शोभा देता है क्या? आलसी लाजवंती बहानेबाजी करके उड़न छू हो जाती है। थकी हारी समीरा घंटों चने के दाने छुड़ाकर खाना पकाती है और सभी को खाना खिलाकर देर रात काम निपटाती है। तभी लाजवंती के चीखने की आवाज आती है, बहू, अरे ओ बहू, जल्दी आ।
लो आ गया बुलावा। कहिए सासू माँ। बहू जरा ये पानी का जग पकड़ा दे। सास के बढ़ते आलस के चलते समीरा के सब्र का बांध टूट जाता है और वो बोल पड़ती है। हद है सासू माँ, इतने छोटे काम को आप खुद भी तो कर सकती थी। अरे इसे कौन सा भूत चढ़ गया। अब क्या करूं बहू, बुढ़ापे का शरीर होता जा रहा है ना। माँ जी अभी आपने उम्र की 50वीं सीढ़ी भी नहीं चढ़ी और इतना आलस। अरे मैं तेरी सास हूँ, मेरा हुक्म मानना तेरा धर्म है। माँ जी मैं आपके भले के वास्ते ही समझा रही हूँ। ज्यादा आलस शरीर में सैकड़ों बीमारियां पैदा करता है। आलसी लाजवंती को अपनी बहू की बातें फर्जी जान पड़ती हैं, जिसके चलते उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। गुजरते दिनों के साथ लाजवंती सिर्फ खाया और सोया करती। एक सवेरे उसे जमीन पर गिरता देख समीरा घबराहट के साथ दौड़ती है। नितेश जी, बाबूजी, जल्दी आइए। सभी फौरन लाजवंती को अस्पताल में भर्ती कराते हैं, जहां डॉक्टर कई टेस्ट करके बताता है, देखिए इनके आलस के चलते इन्हें एक साथ कई बीमारियों ने जकड़ लिया है। इन्हें हाई ब्लड प्रेशर एंड इनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। इनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म भी बहुत है। ऐसा तभी होता है जब इंसान कामकाज से दूरी बना चुका। आपको इनके तले भुने खाने पर कंट्रोल करना होगा और इन्हें डेली बेसिस पर वर्कआउट और एक्सरसाइज करवाना पड़ेगा। डॉक्टर की बातों को ध्यान में रखकर समीरा अपनी सास का खास ख्याल रखती है। माँ जी ये देखिए, मैंने आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये दलिए की खिचड़ी बनाई है। चलिए मुंह खोलिए। बहू की देखभाल देखकर लाजवंती की आंखों से आंसू उमड़ पड़ते हैं। माँ जी चुप हो जाइए। जब आप इस बीमारी के बिछौने से उठ जाएंगी, आपको ये सादा खाना नहीं खाना पड़ेगा। मेरे आलस के चलते आज तुझे भुगतना पड़ रहा है। काश उस दिन मैंने तेरी बातों पर गौर किया होता तो आज इस बीमारी की जकड़न में न होती। माँ जी वो कहावत तो आपने सुनी जरूर होगी ना कि देर आए दुरुस्त आए। समीरा खाना खिलाकर बीमार सास को आहिस्ते से लिटाकर कामों में लग जाती है और सांझ होते ही कहती है, माँ जी उठिए, आज आपको मेरे साथ बाजार चलना है। अरे बहू अभी मेरे शरीर में काबू नहीं मिल रहा। माँ जी मेरी खातिर कोशिश तो करिए। दोनों पैदल बाजार रवाना हो जाते हैं, जहां लाजवंती खुशमिजाज होकर कहती है, आज जीवन में पहली दफा मीलों की दूरी पैदल तय की है। तेरे साथ रास्ते का पता ही नहीं चला। माँ जी पैदल चलना आपकी सेहत की खातिर अच्छा है। रात में समीरा सारा कामकाज खत्म करके सोती है और सुबह 5 बजे उठकर कहती है, माँ जी उठिए, ये वक्त आपके व्यायाम का है। अरे बहू इतने भोर सवेरे क्या आन पड़ी है व्यायाम की। माँ जी सवेरे के 5 बजे की हवा एकदम स्वच्छ होती है। इस पहर में की जाने वाली व्यायाम औषधि का काम करेगी। लाजवंती को नहलाना धुलाना, उसके खान पान इत्यादि की देख रेख से समीरा का भरसक प्रयास हर दिन के साथ सफल होता दिखाई पड़ता है, जिसे देखते हुए औरतें एक टोली में बतियाते हुए कहती हैं, अरे लाजवंती के तो भाग्य ही संवर गए जो उसे बहू के रूप में बेटी मिली है। एकदम सच बोलती हो। अरे आज के घोर कलयुग के जमाने में अपन कोख के जना औलाद बीमार अम्मा के बाहर निकाल फेंकत है, मगर लाजी रानी की बहुरिया एकदम सीता की छवि है। सामने से आ रही लाजवंती ये बातें सुनकर घर लौटकर किचन में अपनी बहू का हाथ बटाने लगती है। माँ जी ये क्या, घर का चूल्हा चौका करने के लिए मैं हूँ ना। अरे अब मैं भली चंगी हूँ। क्या तू चाहती है कि फिर से मैं वो कड़वी बेबाक गोलियां खाऊं जो मेरे हलक से नहीं उतरती। माँ जी ऐसा ना कहिए। लाख मुद्दत बाद तेरी सास ने आलस की जंजीर तोड़ी है। काम काज करूंगी तो शरीर में खून का दौड़ा चलता रहेगा और उससे आलस कोसों दूर रहेगा। इस तरह अंत में लाजवंती आलस का चोला उतार फेंकती है और सालों पहले की तरह फुर्ती से अपने बहू के साथ मिलकर कामकाज करती है। चुड़ैल की बिरयानी। सलेमपुर गांव की पिछड़ी हुई बस्ती के एक झोपड़ी में असलम और महजबी भाई बहन रहते थे। वो काफी छोटे थे जब उनके सर से माता पिता का साया उठ चुका था। ऐसे में बचपन में ही उन्हें होशियार बनना पड़ा। महजबी असलम की बड़ी बहन थी। असलम की भटक खुलते ही उसने घर की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली। वह भोर को उठकर बाजार में आकर मीट बेचने का व्यापार करता था। आओ भाई बहनों और ले जाओ असलम के लाल ताजे चिकन मटन एकदम सस्ते दाम पर। असलम की मधुर बोली से प्रभावित होकर बाजार के सभी ग्राहक उसी से मीट खरीदा करते थे। सांझ होते ही वह मीट का ठेला बढ़ाकर अपने घर पहुंचता। क्या बात है भाईजान,
आज आप बड़ी जल्दी तशरीफ ले आए। अल्लाह के रहमो करम से आज मीट की बिक्री बड़ी अच्छी हुई थी। एक रोज असलम की दुकान पर सूट बूट पहने एक अमीर आदमी आकर कहता है, क्या तुम ही असलम मीट वाले हो? हाँ जी हुजूर, मैं ही असलम हूँ। तुम्हें मेरे होटल के लिए प्रतिदिन 10 किलो मटन और 10 किलो चिकन काट कर भेजना है। क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? असलम ये सुन बेहद खुश होता है और कॉन्ट्रैक्ट के लिए हामी भर देता है। अब हर दिन असलम 5 बकरे और 10 मुर्गियों को काट कर उनका मीट तैयार करके होटल में दिया करता था। भाईजान, अल्लाह ने हमारी खाली झोली को भरने का जरिया भेजा है। तकरीबन 2 महीने गुजर जाते हैं पर एक सवेरे होटल से कोई भी मीट ले जाने नहीं आता, जिसे देख असलम काफी परेशान होता है। 12 बजने को आ गए, अब तक मीट ले जाने कोई आया क्यों नहीं? देरी जान पड़ने पर असलम मीट के टुकड़ों को थैली में भरकर होटल पहुंचता है और कहता है, अस्सलाम वालेकुम। अशरफ, क्या बात है, आज होटल से कोई भी जन मीट लेने आया ही नहीं? माफ करना असलम मियाँ, होटल के मालिक का कहना है कि अब से आपके यहाँ से फिर कभी मीट न लाया जाए। तभी होटल का मालिक वहाँ आकर कहता है, ये पकड़ो तुम्हारे महीने भर का मीट का हिसाब चुकता हुआ, अब चलते बनो यहाँ से। हुजूर, मुझसे कोई गुस्ताखी हुई है क्या जो आपने मुझसे मीट खरीदना बंद कर दिया? क्योंकि हमने दूसरा मीट वाला खोज लिया है, वो हमें तुमसे भी सस्ता और अच्छा मीट दे रहा है और हमें तुम्हारी क्या जरूरत है? आपने मुझे इत्तला नहीं किया था, मैंने सवेरे ही 20 किलो मीट काट कर रख दिया है। आज भर के लिए इसे ले लीजिए वरना मुझे गरीब का भारी नुकसान होगा। मुझे तुम्हारे फायदे नुकसान से क्या मतलब है, बताइए। ये सुन असलम मुंह लटका कर घर पहुंचता है, जहां महजबी कहती है, क्या हुआ भाईजान, आपके माथे पर ये शिकंज कैसा? सब खैरियत तो है? होटल के मालिक को दूसरा मीट वाला मिल गया है, उसने मुझसे मीट खरीदना बंद कर दिया। आप इस मीट की बिरयानी तैयार कर दो, खराब होने से बेहतर किसी गरीब के पेट में जाएगा तो अल्लाह की दुआएं ही मिलेंगी। महजबी चूल्हा जलाकर बड़ी सी हांडी में बिरयानी तैयार करती है और बिरयानी को डिब्बों में भरकर सड़क किनारे भिखारियों में बांट देते हैं। तभी एक आदमी हाथ बढ़ाकर कहता है, थोड़ी बिरयानी मुझे भी मिलेगी क्या? आप तो अच्छे खासे घर के लगते हैं। ये लीजिए, आप भी खाइए। सुरूप महजबी की बिरयानी को चख कर तारीफ के पुल बांधता हुआ कहता है, आपकी बिरयानी तो बड़ी लाजवाब है, क्या आप मेरे होटल के लिए हर दिन बिरयानी बनाएंगे? नेकी और पूछ पूछ, हम जरूर बनाएंगे। सूरज की पहली किरण के साथ भाई बहन नींद से जाग उठते हैं। असलम मीट काट कर तैयार करता तो वह महजबी बिरयानी बनाकर होटल पहुंचती। कुछ ही दिनों में वह खुद की बिरयानी की दुकान खोल लेते हैं। तकदीर भी उनका खूब साथ देती है। उनकी तरक्की से जल भुनकर एक दिन असलम के दोस्त कहते हैं, साहिल, तुझे खबर है अपना दोस्त असलम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है और हम नल्ले रह गए। गुबार तो मेरे अंदर भी भरा है, हम फटे हाल रह गए और हमारा दोस्त हमारी आंखों के सामने माला माल हुआ जा रहा है। अगर बिरयानी के धंधे की जड़ को उखाड़ दिया जाए तब तो असलम भी हमारे जैसा कंगाल हो जाएगा। देर रात बदकिस्मती से महजबी बिरयानी का ठेला लिए घर लौट रही थी तो वह निर्दयी उसे चाकू मारकर उसकी हत्या करते हुए, अब ना रहेगी महजबी, ना बनेगी बिरयानी, खत्म हुई कहानी। साहिल, जल्दी उठ वरना कहीं हम पकड़े गए तो सारी जिंदगी जेल की 4 दीवारी में काटनी पड़ेगी। गहरे जख्म के चलते सड़क पर तड़पकर महजबी की मौत हो जाती है और उसकी आत्मा भयानक चुड़ैल बनकर बाहर निकलती है। मैं छोड़ूंगी, अपनी मौत का बदला लूंगी। चुड़ैल कोहराम मचाती हुई अपने घर में कदम रखती है कि अचानक बत्तियां जलने बुझने लगती हैं और खिड़कियां बेतहाशा खड़कने लगती हैं। असलम, क्या तुम मेरी आवाज को सुन सकते हो? असलम खौफ से चारों ओर ताक कर कहता है, कौन है? कौन है यहाँ मैं पूछता हूँ। चुड़ैल उसके सामने प्रकट होती है। उसकी आग जैसी धधकती आंखें खून से सना बिगड़ा सूरत देख असलम थरथराते हुए बाहर भागता है। या अल्लाह, ये तो शैतानी बदरू है। चुड़ैल, अरे अरे कोई बचाओ मुझे। मेरे मरने की सच्चाई कैसे असलम तक पहुंचाऊं? वो तो मुझे देखकर खौफ से भर गया। तकरीबन कुछ दिनों बाद असलम की हालत फकीरों सी बदहाल हो जाती है। चुड़ैल हर रात खिड़की से झांक कर उसे देखती। फिर एक रात जब पूरा गांव नींद में होता है तो चुड़ैल फिर से असलम के पास प्रकट होती है। उठो असलम, तुम तो वही चुड़ैल हो ना जो उस रोज आई थी? क्या चाहती हो मुझसे?
चुड़ैल अपनी इंसानी अवतार में आकर असलम को सारी सच्चाई बताकर चुड़ैल में बदलकर कहती है, और उन्होंने मुझे मौत के घाट उतार दिया। मैं उन कमीनों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं उन्हें। अपनी मौत का बदला लेने के लिए मैं ही काफी हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हमने जो साथ मिलकर शुरू किया था वो तुम पूरा करो। पर अप्पी, मुझे तो आपकी तरह स्वादिष्ट बिरयानी बनाना आता ही नहीं है। उसकी चिंता ना करो, मैं तुम्हें हर दिन बिरयानी बना कर दूंगी, तुम सिर्फ उसको बेचना। चुड़ैल 4 बजे रात से ही हांडी में बिरयानी तैयार करती और असलम ठेले पर लाद कर उसे बेचने जाया करता। समय गुजर रहा था। अप्पी, तुमने साबित कर दिया कि खून के रिश्ते मरने के बाद भी बने रहते हैं। आज तुम्हारे चलते मेरी जिंदगी की खटारा गाड़ी पटरी पर आ गई है। कुछ ही वक्त में चुड़ैल के हाथों की बनाई बिरयानी को खाने के लिए असलम की दुकान पर सैकड़ों लोगों की लंबी कतार लगती है। अच्छी कमाई को देख असलम ने खुद का बिरयानी होटल शुरू किया। इस बिरयानी की दुकान का नाम होगा महज अभी की बिरयानी, क्योंकि मेरी कामयाबी का श्रेय अप्पी को ही जाता है। एक बार दोबारा असलम की तरक्की की भनक उसके गुंडे दोस्त को लगते ही एक रात साहिल और अहमद लोगों के जाने के बाद वहां आते हैं। क्या बात है लौंडे, बड़ा नोट बटोर रहा है तू। तेरी तरक्की हमारे कलेजे में फांस की तरह चुभ रही है। खूनी दरिंदो, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ चले आए। आज मैं तुमसे अपनी अप्पी की मौत का हिसाब चुकता करूंगा। तीनों में हाथापाई शुरू होती है और दोनों दरिंदे असलम को बेतहाशा मारकर चोटिल कर देते हैं। तभी तूफानी कोहराम छाता है और चुड़ैल विशाल रूप धरकर उन्हें अपने हाथों में जकड़कर कहती है, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे भाई का खून बहाने की? अब तुम्हें उसके बहे हर एक कतरे का हिसाब अपनी मौत से चुकाना होगा। अरे असलम, खड़ा क्या है, बचा हमें, वरना ये चुड़ैल हमारी बिरयानी बना देगी। अरे हम तेरे दोस्त हैं। दोस्त के नाम पर लगा मैला धब्बा हो तुम। आज मैं तुम्हारी बोटी काट कर बिरयानी बनाऊंगी। चुड़ैल उनके शरीर को बीच से चीरकर बिरयानी के हांडे में फेंक देती है और कहती है, आज मेरा अधूरा बदला पूरा हुआ। अप्पी, आपका इंतकाम पूरा हो चुका है, अब आप अपनी दुनिया में चली जाइए। चुड़ैल खून के आंसू बहाते हुए गायब हो जाती है और असलम अपनी बिरयानी की दुकान संभालते हुए जीवन में आगे बढ़ता है।